नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इस प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ने से पहले हमने हिमालय तंत्र की नदियों को कंप्लीट किया था और इस तंत्र की नदियों में ये हमें समझना है कि ये किस तरीके से प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो हिमालय नदियों से किस तरीके से अलग होती है। हिमालय नदियों की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो उनमें विभाजित करने का जो सबसे प्रमुख आधार होता है कि जो हिमालयी नदियां उन नदियों के उद्गम स्रोत ग्लेशियर होते हैं और पेरेनियल रिवर्स हैं। सदावाहिनी नदियां कहा जाता है, बारहमासी नदियां कहा जाता है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा पर आधारित नदियां होती है, इसलिए इनको सीजनल या मौसमी नदियों के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बेसिक अंतर होता है प्रायद्वीप की नदियों में और हिमालय की नदियों में। तो अब हम यहां पर जब प्रायद्वीप की नदियों की आज स्टडी करेंगे तो हिमालय की नदियां ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, कंप्लीट करवा चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर बात की जाए तो इस तंत्र को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक कहलाती है आपकी पूर्वी वाहिनी नदियां, पूरब की ओर बहने वाली नदियां, पूर्वी वाहिनी नदियां। दूसरा जो तंत्र आपका कहलाता है उसको कहा जाता है पश्चिमी वाहिनी नदी। तो एक पूर्वी वाहिनी नदियों का तंत्र होता है और एक तंत्र कहलाता है पश्चिमी वाहिनी नदियां। तो पूर्वी वाहिनी और पश्चिमी वाहिनी में मतलब क्या है कि ये कहलाते हैं आपके ईस्टर्न रिवर या ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो इनको हम ईस्टर्न रिवर्स में स्टडी करते हैं और ये जो रिवर है इनको कहते हैं हम वेस्टर्न रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। अब किस बेस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पश्चिमी वाहिनी नदी है या ये फिर पूर्वी वाहिनी नदी है? तो इन नदियों को अगर हम देखें कि कोई नदी अगर अगर ये पूर्वी वाहिनी नदी है तो इसकी दिशा जो होगी वो पश्चिम से पूर्व दिशा में ये गति करेगी, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट होगा, और इन नदियों का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट होगा। तो नदी जिस डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन के हिसाब से उस नदी का नामकरण किया जाएगा। जैसे यहां पर हमने लिखा है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब है कि जो रिवर है वो रिवर आपके इस डायरेक्शन में फ्लो कर, अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो उसका माउथ बे ऑफ बंगाल में बनेगा। तो इन रिवर्स को कहेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर। जो नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, तो जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो करेगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नामकरण करेंगे। और इस डायग्राम को अगर देखा जाए, इसको अगर डायग्राम में देखें तो वेस्ट फ्लोइंग का मतलब है कि जो नदी पूरब से पश्चिम दिशा में जा रही, तो ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों को हम क्या कह सकते हैं? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। एक सिस्टम हो गया हमारा पूर्वी वाहिनी नदियों का, एक सिस्टम होता है हमारा पश्चिमी वाहिनी नदियों का। तो आज की क्लास में हम पूर्वी वाहिनी नदियों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आज जो टुडे क्लास रहेगी तो इस क्लास के अंदर हम पूर्वी वाहिनी नदियों को कंप्लीट करेंगे और आपकी एक नेक्स्ट क्लास होगी तो उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पश्चिमी वाहिनी नदियों को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे हम पूर्वी वाहिनी नदियों, इनकी विशेषताएं सब मैं आपको एक साथ अलग से कराऊंगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं पहले पूर्वी वाहिनी नदियां। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो पूर्वी वाहिनी नदियां हैं? तो पूर्वी वाहिनी नदियों की अगर एक लिस्ट देखी जाए तो पूर्वी वाहिनी नदियों के अंदर अगर प्रायद्वीप की एक लिस्ट देखी जाए तो इसके अंदर आपको जो एक नदी मिलेगी वो है स्वर्ण रेखा नदी। पहली जो रिवर याद रखना है वो आपको याद रखना है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा के नीचे आपको याद रखनी है बैतरणी नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा के नीचे क्या याद रखेंगे? बैतरणी नदी। तो स्वर्ण रेखा के नीचे बैतरणी,
और इसी सीक्वेंस में याद रखें। बैतरणी के नीचे याद रख पाएंगे हम ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी के लास्ट में याद रखेंगे महानदी, महानदी तंत्र, ये बड़ा सिस्टम है। महानदी के नीचे हम पढ़ेंगे गोदावरी तंत्र, ये भी एक बड़ा सिस्टम है, तो इसलिए हम तंत्र शब्द का यूज कर रहे हैं। गोदावरी के नीचे हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी का तंत्र, कृष्णा तंत्र का अध्ययन करेंगे। कृष्णा के नीचे आपको मिलेगा पेन्नार नदी, ये तंत्र नहीं, छोटी सी नदी है। और पेन्नार के नीचे आपको मिलेगी कावेरी। तो पेन्नार, पेन्नार के नीचे क्या पढ़ेंगे, कावेरी नदी तंत्र। कावेरी के नीचे पढ़ेंगे हम वेगई, वेगई के बाद हम पढ़ेंगे छोटी सी नदी ताम्र पानी, वेगई और ताम्र पानी। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा तंत्र हमारा पूर्वी वाहिनी नदियों के तंत्र में शामिल होगा। इसको अगर एक डायग्राम से देखें इनका सीक्वेंस, तो भारत के मैप में अगर आप जाओगे तो इस पूरे सिस्टम को अगर आप मैप से देखते हैं, इस पूरे सिस्टम को अगर आप मैप से देखते हो, तो यहाँ पर आपको एक सिस्टम मिलेगा जिसमें सबसे ऊपर जो नदी मिलेंगी आपको, 3 नदियां एक दूसरे के पैरेलल प्रवाहित हुई करती हुई मिलेंगी। इन तीनों नदियों को क्या कहा जाता है, इसमें सबसे ऊपर जो नदी है तो कहा जाता है स्वर्ण रेखा नदी। तो सबसे पहली दोस्तों नदी मिलेगी वो कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा के नीचे जो मिलेगी वो बैतरणी नदी मिलेगी। तो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के नीचे क्या याद रखना, बैतरणी। तो स्वर्ण रेखा के नीचे बैतरणी, और बैतरणी के नीचे याद रखेंगे ब्राह्मणी। तो 3 नदियां याद रखना, सबसे ऊपर स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के नीचे बैतरणी, और बैतरणी के नीचे क्या याद रखेंगे आप, ब्राह्मणी नदी को याद रखेंगे। इसके बाद आपको जो अलग से तंत्र मिलेगा, इसी के नीचे एक तंत्र आपको और मिलेगा। इस तंत्र को कहा जाता है महानदी का तंत्र। यहाँ पर आपको एक महानदी याद रखना है। महानदी तंत्र के नीचे फिर आपको यहाँ पर मिलेगा गोदावरी का तंत्र। तो यहाँ पर आपको गोदावरी के बारे में याद रखना, ये सीक्वेंस जरूर याद रखना। महानदी के नीचे गोदावरी, गोदावरी के नीचे जो तंत्र मिलेगा तो कृष्णा नदी का तंत्र मिलेगा। यहाँ पर आपको याद रखनी है कृष्णा नदी। कृष्णा के नीचे एक छोटी सी नदी मिलेगी यहाँ पर, इस नदी को कहा जाता है पेन्नार। यही साइड में लिख लेंगे इसको, पेन्नार नदी। और पेन्नार के नीचे आपको जो बड़ी नदी मिलेगी वो फिर से आपको मिलेगी कावेरी नदी। पेन्नार के बाद मिलती है कावेरी। पेन्नार के ना साथ एक पलार नदी भी याद रख लेना, एक साथ ही दोनों लिख लेना। और उसके नीचे जो 2 छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, इन नदियों को कहा जाता है वेगई और ताम्र। यहाँ पर जो नदी है इसको कहते हैं वेगई, और सबसे लास्ट में जो नदी है इसको कहते हैं ताम्र। तो ज्यादातर इन सारी नदियों के मुहाने जो देखेंगे, ये नीचे आपका जो मन्नार वगैरह की खाड़ी है वहां गिरती है। इन सारी नदियों का जो मुहाना है ऑलमोस्ट बंगाल की खाड़ी के अंदर ही गिरता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। इन सारी नदियों के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हम कहेंगे ये डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी। तो एक एक करके अब हमें क्या करना है, इन सारी नदियों के बारे में स्टडी करना। एक सीक्वेंस यहाँ पर और समझ लीजिए आप, इसके सबसे ऊपर जो नदी मिलती है, तो स्वर्ण रेखा की नदी के ऊपर भी एक नदी चलती है। इस नदी को कहा जाता है दामोदर। दामोदर के भी ऊपर एक नदी, ये भी पश्चिमी पूर्वी वाहिनी का भाग है, लेकिन ये अलग तंत्र, ये हिमालय तंत्र का। इस नदी को क्या कहा जाता है, इस नदी को कहा जाता है गंगा नदी। लेकिन उत्तर से दक्षिण के क्रम में आएगा तो सबसे पहले गंगा आएगी, फिर दामोदर है, फिर ये सीक्वेंस है। इस नदी को क्या कहा जाता है, हुगली नदी। और यही गंगा नदी आगे जाकर क्या बन जाती है बांग्लादेश में, पद्मा नदी। और इसी हुगली नदी को ज्वाइन करती है यहाँ पर कौन सी नदी, दामोदर नदी। ये दामोदर नदी किसको ज्वाइन कर लेती है, हुगली नदी को ज्वाइन कर लेती है। तो ये तंत्र आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये तंत्र आपका हिमालय तंत्र के साथ जुड़ा हुआ तंत्र है। लेकिन डायरेक्शन में जाएंगे तो सेम आपका इसी डायरेक्शन में ये तंत्र आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर इन नदियों को सबसे पहले पढ़ना है, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी।
दामोदर को केवल हिंट लेना है, दामोदर को हम गंगा नदी के साथ ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तंत्र में लिखेंगे हम यहाँ पर दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा। इन चारों नदियों के अगर उद्गम स्रोत देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक पठार मिलेगा झारखंड के अंदर, जिसको कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र मिलेगा, जो झारखंड राज्य के अंदर स्थित है, इसी क्षेत्र से इन नदियों का उद्गम होगा। इसी छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र से इन सारी नदियों का उद्गम होगा। इसमें सबसे जो पहली नदी है वो आपको मिलेगी यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी, जो रांची के पठार से निकलकर आती है और पश्चिम बंगाल को टच करके पुनः उड़ीसा में आकर अपना मुहाना बनाती है। इसी नदी के समानांतर नीचे एक नदी और प्रवाहित होती है। इसी के नीचे यहाँ पर एक नदी और मिलती है जो दो नदियों से मिलकर निर्माण करती है। और इसी के पहले ये तीनों नदियां देखोगे एक साथ पैरेलल प्रवाहित हो रही है और सभी नदियों का जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में होगा। इन सारी नदियों का मुहाना कहाँ पर होगा? बंगाल की खाड़ी में। और किस राज्य में होगा ये भी आपको याद रखना, ये भी अपना मुहाना उड़ीसा में बनाएगी, ये भी उड़ीसा में बनाएगी, ये भी उड़ीसा में बनाएगी। ओरिजिन सारी नदियों का झारखंड स्टेट से होगा। ये नदी केवल वेस्ट बंगाल को टच कर। तो इन नदियों के नाम क्या है? तो इनके अगर सीक्वेंस से नाम देखा जाए तो सबसे पहली जो नदी मिलती है वो स्वर्ण रेखा मिलेगी। सबसे पहली नदी मिलेगी स्वर्ण रेखा। उसके बाद जो नदी मिलेगी वो आपको बैतरणी। बैतरणी के बाद जो नदी मिलेगी वो हमारी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। एक नदी का नाम है शंख नदी और एक का नाम है दक्षिण कोल। तो दक्षिण कोल और शंख नदियां मिलकर ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। और ये सारी नदियां झारखंड से आती हैं और उड़ीसा राज्य में अपना मुहाना बनाती है। स्वर्ण रेखा का संबंध केवल पश्चिम बंगाल राज्य से होता है। इसी नदी पर यहाँ पर एक वाटरफॉल बना हुआ है, इसी नदी पर, जिसको कहा जाता है कुंडरू जलप्रपात। कुंडरू जलप्रपात की अगर हम बात करेंगे तो कुंडरू जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है और यहीं पर एक छोटा सा शहर भी स्थित है, इसको कहा जाता है रांची। तो जो रांची शहर है इसी स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है और रांची के पास में ही क्या स्थित है? कुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो नदी का उद्गम बता दोगे, नदी का मुहाना बता दोगे, आप स्थिति भी बता दोगे। इसी के ऊपर छोटा नागपुर के पठार से ही नदी निकलकर जाती है और जो हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। इस नदी को क्या कहते हैं? दामोदर नदी। सबसे ऊपर जो मिलेगी वो कौन सी नदी होगी? दामोदर। बस इतना याद रखना अभी दामोदर के बारे में। अब यहाँ पर आपको दो चीजें आप लिख सकते हैं कि का ओरिजिन पॉइंट बता सकते हो, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, और नदी का आप माउथ भी बता सकते हो कि इस नदी का मुहाना कहाँ पर। तो उद्गम बता सकते हो, नदी का माउथ भी बता सकते हो और तीनों नदियों की आप लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये तीनों नदियां कहाँ से निकल कर आती हैं, किस किस राज्य में प्रवाहित होती है। तो ये आपकी तीन नदियों का सिस्टम होता है। इस नदी के बाद एक बड़ा सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, वो है हमारा गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र। तो पहले गोदावरी नदी में हम क्या पढ़ेंगे? तो गोदावरी नदी का ओरिजिन यानी कि उद्गम कहाँ से होता है, इसका मुहाना कहाँ पर है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसका डायरेक्शन कितना है और इसका ड्रेनेज बेसिन कितना है। इसको अंग्रेजी में देखकर डर मत जाना कि सर ने पूरी स्लाइड अंग्रेजी में बना दी। बेटा ये अंग्रेजी में उतना ही लिखा हुआ जितना आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो और इतनी उम्मीद तो आप लोगों से की जा सकती है कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी में एडजस्ट कर सकते हैं। और अंग्रेजी मुझे पढ़ाना कोई शौक नहीं कि मैं अंग्रेजी में ही आपको करवाऊं। हिंदी में लिखने से क्या होगा, डबल डबल स्लाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि ये बड़े सिंपल पॉइंट होते हैं, जैसे ओरिजिन है तो हम उद्गम लिख सकते हैं, इतना तो हमें पता होता है कि ओरिजिन का मतलब उद्गम होता है, माउथ का मतलब मुहाना होता है, लेंथ का मतलब लंबाई होता है, लोकेशन का मतलब इसका डायरेक्शन हो जाएगा। इतना तो हम लोग सब पढ़े लिखे हैं और इसका मतलब इसका अपवाह बेसिन होता है। बाकी का जो जगह है वो सिर्फ ओरिजिन पॉइंट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो इंडिया के मैप में गोदावरी नदी की स्थिति कहां पर मिलेगी? इंडिया के मैप में जाएंगे तो इस पॉइंट से आपको गोदावरी नदी मिलेगी यहाँ पर।
इस नदी का मुहाना आपको दिख रहा है कि ये बंगाल की खाड़ी में, और ये नदी यहाँ पर स्थित जो वेस्टर्न घाट है, तो इस पश्चिमी घाट से ये नदी निकलकर आई। पश्चिमी घाट में ये नदी किस स्टेट से निकल कर आएगी? सबसे पहले महाराष्ट्र से, फिर महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, और जो माउथ बनेगा वो आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर बनेगा। इतना सा रफ आइडिया आपको लगा लेना, जिससे हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि आखिर ये नदी कहां पर मिलेगी। आप साथ में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस रखो, और उस एटलस के अंदर आप सारी चीजों को क्लास के साथ या क्लास के बाद भी आप कंप्लीट कर सकते। अब सबसे पहले इस नदी के ओरिजिन पॉइंट को देख लेते हैं कि इस नदी का ओरिजिन पॉइंट कहां से होगा। इस नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहां से होता है? वो नासिक से होता है। नासिक में एक जगह मिलती है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से इस नदी का उद्गम होगा। तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से इस नदी का क्या है, हमें ओरिजिन देखने को मिलेगा। अब ये नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलेगी, अब उसके बाद ये सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट से निकलेगी। महाराष्ट्र स्टेट से ये नीचे जाएगी तेलंगाना स्टेट में, और तेलंगाना स्टेट को टच करके आ जाएगी आंध्र प्रदेश स्टेट में, और फाइनली अपना मुहाना बना देगी कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में इसका मुहाना बनेगा। ये आंध्र प्रदेश स्टेट को टच करेगी, यहाँ से पहले ये तेलंगाना को टच करेगी। इससे पहले इसका जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र स्टेट से होगा। तो इस नदी का जो मुख्य प्रवाह है वो हमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। तो ओरिजिन आपको क्लियर हो गया कि नदी का ओरिजिन वेस्टर्न घाट में नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। ये हम लिख सकते हैं। तो नासिक के पास में त्र्यंबक, त्र्यंबक भी बोलते हैं, या त्र्यंबक की पहाड़ियां, या त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में है और आंध्र प्रदेश स्टेट के पास मिलेगा। ओरिजिन महाराष्ट्र स्टेट से हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेंथ लगभग 1500 किलोमीटर मिलती है। इस डाटा को ऐड कर सकते हैं। इस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो लगभग 1500 किलोमीटर के लगभग मिल जाएगी। तो ये क्लास 9th एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है 1500 किलोमीटर। बेसिन की अगर हम बात करेंगे, देखो तो इस नदी के बेसिन का मतलब मैंने क्या बताया था कि नदी का जो मुख्य धारा प्रवाह है वो नदी, और उस नदी के साथ मिलने वाली जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारी नदियां मिलकर क्या है? बेसिन का निर्माण करती हैं। तो इस नदी का मुख्य प्रवाह तो हमें 3 राज्यों के अंदर देखने को मिल रहा है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना और तीसरा आंध्र प्रदेश। लेकिन इसके अंदर ऊपर से उत्तर की तरफ से मध्य प्रदेश से भी कुछ नदियां आती हैं जो इसमें आकर मिल जाती हैं, और उड़ीसा राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य से भी नदियां आती हैं जो इसमें मिल जाती है। इसका मतलब इसके अंदर उड़ीसा राज्य का ड्रेनेज भी आएगा, इस नदी के अंदर मध्य प्रदेश राज्य का ड्रेनेज भी आएगा। अभी आगे जाकर पढ़ेंगे कि कौन सी नदियां इसमें जाकर मिलती हैं। तो ड्रेनेज में इसलिए मध्य प्रदेश का नाम लिखा है, तेलंगाना लिखा है, आंध्र प्रदेश लिखा है, मध्य प्रदेश लिखा हुआ है और उड़ीसा। तो जो जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए वो हम मैप से भी कंप्लीट कर सकते हैं कि इस नदी का ओरिजिन महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से होता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में ये प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इस नदी की टोटल लेंथ लगभग 1500 किलोमीटर है। इस नदी का जो बेसिन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य आते हैं। तो ये आपका थ्योरेटिकल प्रोग्राम भी हो जाएगा। इसके बाद इस पर सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको नासिक, नांदेड़, भद्राचलम और राजमुंद्री, ये कुछ राज्य आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो इनको मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ आपको अलग से, या फिर अलग से बना लेते हैं। तो इस नदी का डायग्राम जितनी बार बनाएंगे उतनी बार हमें याद भी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ओरिजिनल माउथ तो हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर है, तो केवल यहाँ पर सिटी को बना देते। इस नदी का ओरिजिन ही कहाँ से हुआ? नहीं, आपका नांदेड़ से होता है, नासिक से होता है। तो पहला जिला इसके ऊपर कौन सा बन जाएगा? नासिक। ठीक है, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर स्थित है नासिक में, आप इसका फैक्ट याद रख सकते हैं। नासिक के बाद अगर हम देखें तो इसी नदी पर क्या मिल जाएगा आपको? नांदेड़ शहर मिल जाएगा। और नांदेड़ के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर जब जाएंगे आपको, आंध्र प्रदेश में 2 शहर मिल जाएंगे। एक तो आपको राजमुंद्री मिल जाएगा के मुहाने के पास में, आसपास कहीं पर भी देखना आपको राजमुंद्री मिलेगा। और इसी के पास में आपको भद्राचलम भी मिल जाएगा। तो इसी के बाद आपको यहाँ पर भद्राचलम जिला भी। तो ये जो 4 शहर हैं, भद्राचलम, राजमुंद्री, नासिक और नांदेड़, ये सब किस नदी पर स्थित हैं? गोदावरी नदी पर स्थित है।
अगर यहाँ पर नासिक की बात करें तो यहाँ पर बैंक नोट प्रेस है, ये बैंक नोट प्रेस के लिए फेमस है। नांदेड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये सिख धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। सिखों के गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह की जो अंतिम जीवन यात्रा थी वो इसी नांदेड़ शहर में ही समाप्त हुई थी। तो नांदेड़ शहर में इनका एक समाधि स्थल कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये नांदेड़ शहर सिख धर्म के 10वें गुरु का एक धार्मिक स्थल है। बाकी भद्राचलम राजमुंद्री एक इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। तो अगर प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, इस प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी जो मिलेगी वो आपको गोदावरी ही मिलेगी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और सबसे बड़ा बेसिन भी किसका मिलता है, गोदावरी। इट इज आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। तो इस नदी को दो उपनाम मिलते हैं। इस नदी का एक उपनाम आपको याद रखना है, इसको एक उपनाम दिया जाता है, दो उपनाम मिलते हैं इसके। पहले तो इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, इसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसको दक्षिणी गंगा या दक्षिण भी बोल देते, दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है। तो दक्षिणी गंगा को अंग्रेजी में भी हम देखो, यहाँ पर भी अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, दक्षिणी ही लिखा हुआ है। तो दक्षिणी या दक्षिण भी कह सकते हैं या दक्षिणी भी कह सकते हैं, इसको हम दक्षिणी गंगा ही बोलेंगे। इस दक्षिणी गंगा का मतलब रिवर ऑफ साउथ या साउथ ऑफ गंगा रिवर नहीं होता है, क्योंकि एक अपवाद हमें अक्सर मिलता है। वो अपवाद हमें क्या मिलता है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। तो जब भी आपको दक्षिण की गंगा के बारे में पॉइंट आता है, वो आंसर हम लगाएंगे किसको, कावेरी। तो की से याद रखेंगे, दक्षिण की गंगा, की फॉर कावेरी। तो दक्षिणी गंगा का मतलब दक्षिणी गंगा होता है, जिसको दक्षिणी गंगा कहते हैं। दक्षिणी गंगा का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, दक्षिण का मतलब होता है दक्षिण, उससे लिया गया एक शब्द है। तो ये दक्षिणी गंगा इसको कहा जाएगा। और दक्षिणी गंगा मतलब इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं गंगा ऑफ साउथ। इसका ट्रांसलेशन कर सकते हो, गंगा ऑफ साउथ किस रिवर को कहा जाता है, तो गंगा ऑफ साउथ या साउथ की गंगा किसको कहा जाता है, तो वहां पर हम आंसर कावेरी यूज करते हैं। गोदावरी नदी के लिए कभी भी हम दक्षिण की गंगा शब्द का यूज नहीं करेंगे। तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल क्लियर कट कर लेना है गोदावरी नदी और कावेरी नदी के संदर्भ में। तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को, तो ये कंफ्यूजन आपको दूर कर लेना है कि गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और जबकि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये दो फैक्ट आपको ऑलवेज क्या है, कंफ्यूज करते हैं। इसके बाद आपको ट्रिब्यूटरीज पूछी जाएंगी कि इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज। जब भी हम इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट हम जानते हैं इसका क्या है। इस ओरिजिन पॉइंट से नदी जब ओरिजिनेट होगी, अब इससे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी उनको हमें यहाँ पर स्टडी करना। इस तरीके से हमारी रिवर मिल जाएगी। अब इस रिवर से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, इसको थोड़ा और सही बनाते हैं, नीचे करके बनाते हैं। ये पूरा तंत्र हो गया। और इसका जो मुहाना है वो हम जानते हैं कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में होगा, आंध्र प्रदेश राज्य में होगा। यहाँ पर आपको तेलंगाना स्टेट मिलेगी, ओरिजिन इसका महाराष्ट्र स्टेट से होगा। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसको हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको दाएं बायां बोलेंगे लेफ्ट, इसको बाएं तट और दाएं तट में डिवाइड, दाएं तट और बाएं तट की नदियों में डिवाइड करेंगे। तो बायां दायां कैसे हम निकालते हैं, तो जब भी हम रिवर की स्टडी करें तो रिवर में जो ओरिजिन पॉइंट है उस ओरिजिन पॉइंट से देखेंगे कि माउथ किस तरह, तो इसके ओरिजिन पॉइंट से लेकर अगर हम इसके माउथ पॉइंट तक जाएंगे तो ओरिजिन पॉइंट इसका कहां पर है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट और माउथ पॉइंट में जब देखेंगे तो ये डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है,
तरफ अगर ये डायरेक्शन जा रहा है तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, नॉर्थ वाला हिस्सा होगा, वो हमारा लेफ्ट हैंड आ रहा है, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो राइट हैंड में आएगा। इस तरफ से जो नदी मिलेगी वो लेफ्ट हैंड की नदी होगी, इस साइड से जो नदी मिलेगी उसको हम किसमें काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड में, और इस साइड जो नदी मिलेगी उसको हम काउंट करेंगे किसमें, राइट हैंड में। तो ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय भारत में नदियां हैं वो याद रखना आपको, ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय भारत में नदियां वो लेफ्ट हैंड पर सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि हमारे प्रायद्वीप का जो ढाल है वो पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर के साथ साथ इस तरीके का ढाल नहीं मिलता, ये ढाल थोड़ा सा तिरछा मिलता है। तो इसलिए जब पानी बरसेगा तो ऊपर से पानी ज्यादा आएगा और वो यहां से जाएगा तो इस नदी में जाकर मिलेगा, और इस नदी के नीचे बरसने वाला पानी नीचे वाली नदी में जाकर मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर आपका गोदावरी नदी है, तो यहाँ पर जो बरसात होगी वो पूरा पानी किस नदी में मिलेगा, यहाँ पर जो बरसात होगी उसका पानी उसकी नीचे नदी में मिलेगा। इसलिए नॉर्थ वाले सेक्शन में हमें ट्रिब्यूटरीज ऑलवेज क्या है, ज्यादा मिलती है। इन ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हमें मिलती है उसको थोड़ा देखिए। यहाँ पर देखेंगे पूर्णा, दुधना, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, और यहाँ पर दी हुई है आपकी मंजरा नदी। इसको मंजीरा भी बोल देते हैं, इसको क्या है कई बार मंजरा, या इसको आप मंजीरा भी लिख सकते, मंजीरा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मंजीरा। तो जल्दी एक बार इसको देख लें। क्लियर हो गया। तो अब यहां पर समझेंगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और बे ऑफ बंगाल में ये नदी गिरेगी। अब इसमें जो नदियां मिलेंगी उनकी एक बार पूरी लिस्ट हम यहाँ पर समझते हैं। इस नदी से महाराष्ट्र में सबसे पहले कौन कौन सी नदियां, तो महाराष्ट्र में इस नदी से मिलने वाली जो नदियां हैं उनमें पहले देखेंगे। तो इसमें मैं कुछ नदियों को बता रहा हूँ, फिर मैं उनके नामकरण आपको करके दे दूंगा। ठीक है, तो उनके नामकरण अपन बाद में कर लेंगे, पहले पूरे सिस्टम को बना लेंगे। ठीक है, पहले इनको लिख लेते हैं, ये छोटी छोटी नदियां हैं। तो इसमें जो सबसे पहली नदी मिलती है वो आपकी कोयना नदी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली नदी मिलेगी वो कौन सी है, कोयना, या कोयना इसमें नहीं मिलेगी, सॉरी कृष्णा में लिख लेना इसको, इसमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हटा ही देते हैं, एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोयना कृष्णा में मिलेगी, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर एक ही नदी बनाते हैं, यहाँ पर इंपोर्टेंट, ये नदी इससे मिलेगी और फिर इससे आकर एक ट्रिब्यूटरीज मिल जाएगी। इस नदी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली नदी लिखी हुई है पूर्णा, और पूर्णा के साथ ही मैंने दुधना लिखा हुआ। इसका मीन्स क्या होता है कि जो इसमें मुख्य धारा है, तो जो मुख्य धारा है वो हमारी कौन सी है, पूर्णा। जो मुख्य धारा है वो पूर्णा है, और इसी पूर्णा के साथ जो नदी मिल रही है, इसी पूर्णा के साथ जो सहायक नदी मिलती है उसको कहा जाता है दुधना। ये जो सहायक नदी है उसको क्या कह देते हैं, दुधना। तो पूर्णा और पूर्णा से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है, दुधना, इसलिए हम इसको एक साथ रखते हैं। अब देखेंगे, अब यहाँ पर समझने सिस्टम को, बहुत प्यारा सिस्टम है। ऊपर मध्य प्रदेश स्टेट होगी, मध्य प्रदेश स्टेट की तरफ से एक नदी का ओरिजिन होता है, इस नदी को कहा जाता है वेन गंगा नदी। मध्य प्रदेश की तरफ से एक नदी का उद्गम होगा, इसको कहा जाता है वेन गंगा नदी। और इसी वेन गंगा नदी को मध्य प्रदेश से ही एक नदी ज्वाइन करती है यहाँ। ये जो दोनों नदियां एक दूसरे को यहाँ पर ज्वाइन करके एक कॉन्फ्लुएंस बनाती हैं, इस नदी को कहा जाता है वर्धा। एक तरफ हुई वेनगंगा और एक तरफ क्या हो गई, वर्धा। और ये जो दोनों नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, इस कॉन्फ्लुएंस को बोलते हैं प्राणहिता। तो वर्धा और वेनगंगा नदियां मिलने के बाद कौन सा संगम बनाती है, प्राणहिता का संगम बनाती है। अब यहाँ पर जो नदी प्रवाहित होती है वो आपकी प्राणहिता के नाम से प्रवाहित होती है। और इसी प्राणहिता नदी से महाराष्ट्र की तरफ से एक नदी और आती है जो इसी नदी को आगे जाकर ज्वाइन कर ले। ये फिर से एक कॉन्फ्लुएंस बन जाएगा दोनों नदियों का। और इस नदी को कहा जाता है पेन गंगा नदी। इस नदी को क्या कहा जाता है, पेन गंगा, पेन गंगा।
इधर से जो मुख्य धारा आती है वो वेनगंगा की, इधर से मुख्य धारा आती है वेनगंगा की, और उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ता है, ये कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ेगा और तेलंगाना राज्य के अंदर पहुंचेगा। तो तेलंगाना राज्य के अंदर जब ये कॉन्फ्रेंस पहुंचेगा तो फाइनली प्राणहिता ही कहा जाता है, इसका फाइनली जो नाम है वो प्राणहिता ही है। अब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को लेकर क्वेश्चन आता है कि प्राणहिता संगम किन नदियों का है, तो इसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा कि प्राणहिता संगम क्या है। अभी केवल इतना देख लें तो वर्धा और वेनगंगा मिलकर प्राणहिता बनती है, और इसी प्राणहिता से कौन सी नदी मिल जाती है, वेनगंगा, और फिर ये प्राणहिता के नाम से जो मुख्य धारा है हमारी कौन सी, गोदावरी, ये गोदावरी नदी से जाकर मिलती है। अब इसमें जो अगली नदी मिलेगी हमें, इसी तरफ महाराष्ट्र से उड़ीसा की तरफ से एक नदी आती है जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा बनाकर तेलंगाना में जाकर मिलती है। इस नदी को कहा जाता है इंद्रावती। यहाँ पर कौन सी नदी मिलेगी आपको, इंद्रावती नदी, जो उड़ीसा राज्य से ऑरिजिनेट होगी, छत्तीसगढ़ को टच करेगी और तेलंगाना में जाकर मिल जाएगी। यहाँ पर पूरे का पूरा तेलंगाना है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इससे एक छोटी सी नदी मिलती है जो उड़ीसा राज्य से आती है, जिसको कहा जाता है सबरी। ठीक है, इसी सबरी की एक ट्रिब्यूटरी और इससे आकर मिलती है, जिसको कहते हैं सुलेरू। सबरी और सुलेरू के नाम से ये फेमस है। तो वर्धा, दूधना, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, और सबरी के साथ मैंने आपको सुलेरू भी बता दिया। तो ज्यादातर जो नदियां देखेंगे आपको लेफ्ट हैंड पर मिलती है, तो ज्यादातर जो नदियां वो लेफ्ट हैंड पर मिलती हैं। अगर इसी के राइट हैंड पर जाएंगे तो राइट हैंड पर तेलंगाना में केवल एक ही नदी इंपोर्टेंट है, उससे मिलने वाली एक ही राइट हैंड की इंपोर्टेंट नदी है जो नीचे से कर्नाटका स्टेट की तरफ से आती है। इस नदी को कहा जाता है मंजीरा। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, मंजीरा या मंजीरा के नाम से जाना। इस तरीके से दोस्तों ये आपका गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र कंप्लीट होता है, मतलब पूरा नहीं हुआ अभी, ट्रिब्यूटरीज का सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आपको याद करने का एक ही तरीका है कि बार बार इसका मैप ड्रॉ करें और मैप ड्रॉ करके इसको कंप्लीट करें। अब वर्धा और वेनगंगा का संगम का कॉन्सेप्ट क्या, उसको जरा समझ लें। तो इसमें दो चीजें आती है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जब वेनगंगा नदी और वर्धा नदी आपस में मिलती है, तो यहाँ पर नदी आती है वेनगंगा और इस तरफ नदी आती है आपकी वर्धा। जब ये वर्धा और वेनगंगा मिलती है तो उसके बाद इस प्राणहिता कहा जाता है। ये संगम क्या कहलाता है, प्राणहिता। एक कॉन्सेप्ट कई बार ये कहता है कि जब मध्य प्रदेश की वेनगंगा नदी और इधर से आने वाली पेनगंगा नदी, ये दोनों मिल जाती हैं, के बाद इसको प्राणहिता कहा जाता है। तो कुल मिला के और यहीं पर आपको फिर वर्धा मिला देते हैं। तो कई, अब देखो ये जो मध्य प्रदेश की नदी है, तो अगर आप एमपी स्पेशल पढ़ते हैं, जब आप एमपी स्पेशल कोई एग्जाम देते हैं एमपी को टारगेट करके, तो उसमें अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया हुआ है कि वर्धा दिया हुआ है और साथ में वेनगंगा ऑप्शन दिया हुआ है, और इधर आपका पेनगंगा ऑप्शन दिया हुआ है, साथ में आपको वेनगंगा भी, इस तरीके का कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है। अकॉर्डिंग टू एमपी जाएंगे तो हम इसको आंसर मानेंगे, और अगर एमपी के अलावा यूपीएससी या अदर एग्जाम के या अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम है, तो अदर स्टेट या यूपीएससी लेवल का कोई एग्जाम है, तो वो इसको ऑप्शन मानेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग वेनगंगा और पेनगंगा का संगम ज्यादा बेस्ट होता है। एक माइनर सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा तीनों नदियां मिलकर ही क्या करती हैं, एक संयुक्त धारा का निर्माण करती है, जिसको प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना, छोटा सा पॉइंट है। तो ये इसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई। गोदावरी नदी के ऊपर कुछ डैम भी बने हुए हैं, तो गोदावरी नदी के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट डैम बने हुए हैं, तो उन प्रोजेक्ट डैम को भी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट डैम बने। तो इस नदी पर जाएंगे तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर आपको डैम मिलेगा, दूसरा डैम आपको तेलंगाना राज्य के अंदर मिलेगा, फिर एक डैम आपको तेलंगाना राज्य के अंदर मिलेगा, फिर दो डैम आपको आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर मिलेंगे। तो इन डैम के बस आपको नाम याद रखना, इसको जायकावाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जायकावाड़ी प्रोजेक्ट है, जायकावाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है।
तेलंगाना में जो परियोजना स्थित है उसको श्री राम सागर कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री राम सागर परियोजना मिल जाएगी। और इसी के बाद तेलंगाना में ये जो परियोजना है इसको कालेश्वरम परियोजना भी कहते हैं। तो कालेश्वरम परियोजना इसी नदी पर स्थित है। जैसे ही महाराष्ट्र में अगर हम जाएंगे तो धौलेश्वर परियोजना इसी नदी पर है आंध्र प्रदेश में। और पोलावरम परियोजना भी आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से आप ये प्रोजेक्ट याद रख सकते हैं। 4 परियोजनाएं आपको 5 परियोजनाएं गोदावरी नदी पर मिलेंगी। तो पहली आपकी जायकावाड़ी डैम है जो महाराष्ट्र में स्थित है। श्री राम सागर परियोजना तेलंगाना में। कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन ये एक सिंचाई परियोजना है जो तेलंगाना में है। धौलेश्वरम या धौलेश्वरम वरम भी कर सकते हैं। धौलेश्वरम बैराज जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये एक प्रकार का क्या है, बैराज है। इसको परियोजना नहीं लिखेंगे, बैराज लिख लेंगे। और पोलासरम जो प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश के अंदर मिलता है। इस तरीके से गोदावरी नदी पर टोटल 4 प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ सकते हैं, गोदावरी नदी का जो डिस्प्यूट है। तो गोदावरी नदी का जो डिस्प्यूट है ये तो सिंपल पॉइंट है, किस किस नदियों के बीच में होगा। तो जो राज्य इसमें वाटर शेयरिंग करते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य का वाटर शेयरिंग, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का और कर्नाटक का। तो ये कुछ राज्य हैं जो इस नदी के साथ जो वाटर शेयरिंग करते हैं। तो उसको लेकर इस नदी के अंदर एक सिंपल सा डिस्प्यूट भी हमें देखने को मिल जाता है। ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डिस्प्यूट याद है। इसी नदी पर, गोदावरी नदी पर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। गोदावरी नदी पर ही क्या होता है, कुंभ का आयोजन होता है। गोदावरी नदी पर जो कुंभ का आयोजन होता है ये किस नदी पर होता है, ये उद्गम स्रोत में ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। के अलावा 4 कुंभ हमारे और हैं, 4 कुंभ में 3 कुंभ और हमारे हैं। जैसे शिप्रा नदी पर उज्जैन में, गंगा नदी पर हरिद्वार में, और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम प्रयागराज में इसका संगम हमें देखने को मिलता है। तो ये पहला आप देखोगे क्रम से इनको याद रख सकते हैं। एक आपका हरिद्वार में हो गया, एक प्रयागराज में, तीसरा उज्जैन में और चौथा आपको नासिक के अंदर। और एक चीज देखोगे कि इनको मैप पर, ये मैप पे बड़ा सटीकता के साथ आपको ये मिल जाएगा। ये अगर आप जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे आपको उत्तराखंड स्टेट मिलेगा। उत्तराखंड के नीचे यूपी स्टेट, यूपी के साथ लगा हुआ मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ महाराष्ट्र स्टेट। तो पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट आप देखेंगे वो इसी सीक्वेंस में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको चारों के चारों राज्यों का प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। तो जो उत्तराखंड में है वो किस नदी पर है, उत्तराखंड में या किस में है, सॉरी उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार। ये उत्तराखंड में किस नदी पर मिल जाएगा, गंगा नदी पर मिल जाएगा हरिद्वार के अंदर। इसी प्रकार यूपी के अंदर भी गंगा नदी और यमुना नदी के संगम पर, एमपी में क्षिप्रा नदी पर और महाराष्ट्र में गोदावरी। तो ये एक सीक्वेंस में आप इसको याद रख सकते हैं। यूपी, उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र पे। एक सीक्वेंस के अंदर ही आपको ये, यहाँ पर आपको गंगा नदी मिल जाएगी। तो पहला जो गंगा नदी पर लगेगा, गंगा नदी के नीचे ही यमुना सहायक नदी। तो पहला जो कॉन्फ्रेंस होगा वो इस गंगा नदी पर स्टार्टिंग में ही लग जाएगा। पहला संगम यहाँ पर लगेगा, दूसरा संगम यहाँ पर लगेगा। इसी के नीचे आपको मध्य प्रदेश के अंदर आपको इस डायरेक्शन में बहती हुई क्षिप्रा नदी मिल जाएगी। यहाँ पर क्षिप्रा नदी पर मिल जाएगा। और फिर इस डायरेक्शन में बहती हुई गोदावरी नदी मिल जाएगी। और इस नदी पर आपको गोदावरी में ये 4 कॉन्फ्रेंस हैं, 4 पॉइंट हैं जहां पर कुंभ का आयोजन किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो ये थी हमारे दोस्तों गोदावरी नदी की कहानी। तो सारा जो भी डिटेल्ड स्टडी इसमें हो सकती थी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि इतनी डिटेल स्टडीज से आपके क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगला तंत्र, जिसका नाम है कृष्णा नदी अपवाह तंत्र। तो कृष्णा नदी अपवाह तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका ओरिजिन, ये कृष्णा नदी आपको कहाँ मिलेगी, पहले तो एक सिंपली मैप में इसको कवर कर लें। ये नदी इस तरीके से आपको मिलेगी महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग से, और ऐसे करके ये नदी अपना स्ट्रक्चर बनाएगी। तो इस नदी का जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र स्टेट से होगा। के बाद ये तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश स्टेट के बीच में बॉर्डर बनाएगी।
नीचे आपका ये कर्नाटक स्टेट को भी टच करेगी, ये कर्नाटक स्टेट को भी यहाँ पर टच करके जाएगी। तो इस तरीके से इसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अब ये नदी ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इस नदी का ओरिजिन ये तो हम देख चुके हैं कि इस नदी का जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र स्टेट से होता है। ये नदी कहाँ से निकल कर आती है, महाराष्ट्र राज्य से निकल कर आती है। महाराष्ट्र में कहाँ से निकल कर आती है, एक पीक मिलती है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में एक पीक मिलती है सबसे दक्षिणी भाग में महाबलेश्वर। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इस नदी का उद्गम होगा। महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये नदी दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होगी कर्नाटक में, और उसके बाद ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच में सीमा बनाते हुए पुनः आंध्र प्रदेश राज्य में आकर मुहाना बनाएगी। और ये मुहाना कहाँ पर बनेगा, ये हम जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बनेगा। किस किस राज्य को ये टच करेगी, यहाँ पर पहला राज्य तो इसके अंदर आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा इस नदी के, तो यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर ये नदी नीचे कहाँ आ जाएगी, तो महाराष्ट्र बिल्कुल ऊपर रख लेते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र मिलेगा। फिर इसके बाद नीचे वाले भाग में आपको कर्नाटक मिल जाएगा। कर्नाटक के बाद यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश का क्षेत्र मिलेगा, और मुहाने पर भी आंध्र प्रदेश ही मिलेगा। और इसके नदी के उत्तर में आपको तेलंगाना स्टेट मिलेगी। उत्तरी भाग में आपको क्या मिल जाएगा, तेलंगाना राज्य की स्थिति देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, तो नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से मुहाना बंगाल की खाड़ी में लगभग 1400 किलोमीटर की ये डिस्टेंस कवर करेगी। गोदावरी से थोड़ी कम डिस्टेंस में आएगी, ये 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में जाएगी। ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के ड्रेनेज बेसिन में 3 राज्य हमारे कवर होने चाहिए। एक राज्य उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्य लिख सकते हैं। तो यहाँ तेलंगाना नहीं लिखा तो आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नदी का मुहाना कहाँ पर है, नदी का ड्रेनेज बेसिन किस किस राज्य के अंदर मिलता है, नदी का डायरेक्शन क्या है, नदी की लंबाई क्या है। अगले पोर्शन में इसकी कुछ हम ट्रिब्यूटरीज की स्टडी करते हैं, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज, इस नदी की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की स्टडी करें कि इस नदी से कौन कौन सी सहायक नदियां, पहले तो नदी का पूरा डायरेक्शन बना लें। ये नदी महाराष्ट्र से निकलेगी, कर्नाटका में प्रवेश करेगी, कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर बनाकर वहां आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनेगी। ये फाइनली पहुंचेगी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश रहेगा, ऊपर वाले भाग में तेलंगाना रहेगा, ओरिजिन महाराष्ट्र स्टेट से। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज और समझ लेना, गोदावरी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट रह गया है कि जो हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी उसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे याद आ गया। गोदावरी का जब उद्गम होता है तो यहाँ पर 2 नदियों के नाम से होता है। इसमें ये 2 नदियां हैं, एक नदी तो ये मुख्य धारा है ये, इसमें 2 छोटी छोटी नदियां आप ऐसे करके मेंशन कर। एक नदी को हम यहीं पर नाम दे देते हैं, तो एक का नाम है परवरा, एक का नाम क्या है, मूला। ये जो नदी निकल कर आती है ये परवरा और मूला के नाम से होता है। ये 2 नदियां, एक का नाम है परवरा और एक का नाम है मूला। और जब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो इसी परवरा नदी के मुहाने पर ही हमें कौन सा सबसे दक्षिणी स्रोत देमाबाद में, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो सबसे दक्षिणी स्थान है वो देमाबाद इसी परवरा नदी के मुहाने पर मिलता। तो इसको आप ऐड कर लेना उसमें। ये कृष्णा नदी की कहानी हो रही थी। अब इससे कौन कौन सी नदियां मिलती, तो सबसे पहले ऊपर का हैंड कौन सा होता है, हमारा लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र की साइड से इसमें एक सबसे बड़ी नदी आकर मिलती है, मिलेगी कर्नाटका में, आएगी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से नदी आएगी और कर्नाटका में जाकर मिल जाएगी। इस नदी को कहा जाता है भीमा नदी। और इसी भीमा नदी से कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आकर मिल जाती है। उन नदियों को कहा जाता है, इसका नाम है गोंड, एक नदी को कहा जाता है गोंड, एक नदी को कहा जाता है सीना। गोंड और सीना दोनों इस भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी, क्योंकि मुख्य जो नदी है वो हमारी भीमा नदी। तो गोदावरी की, सॉरी, कृष्णा नदी की लेफ्ट बैंक की सबसे बड़ी नदी जो है, ये लेफ्ट वाला एरिया हो गया, लेफ्ट की सबसे बड़ी जो नदी मिलती है वो हमें भीमा नदी मिलती है। भीमा नदी के बाद अगर हम देखेंगे
तो तेलंगाना राज्य के अंदर इधर से एक नदी आती है, तेलंगाना राज्य के अंदर आकर मिल जाएगी। इस नदी को कहा जाता है मूसी नदी। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? मूसी नदी के नाम से जाना जाता है। इसी मूसी नदी की एक मूसी नदी पर एक शहर बना हुआ है जिसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद का जो स्ट्रक्चर है इसी मूसी नदी के ऊपर ही हमें देखने को मिलता है। हाँ, महाराष्ट्र में इससे एक नदी और मिलती है छोटी सी, इस साइड से मैं मिला दे रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में ही इससे एक नदी और मिलती है जिसको कोयना के नाम से जाना। तो कोयना अर्थक्वेक भी हमारा फेमस है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये कोयना नदी इसकी छोटी है। तो भीमा, टीना, कोयना। अच्छा, कोयना भी लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट में ही बनाना है हमें। इस साइड मैंने बना दी, स्पेस नहीं था मैंने इसलिए बनाया, लेकिन आप यहाँ पर बना सकते, यहाँ पर ऐड कर लेना इसको। यहाँ ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? कोयना। ठीक है, यहाँ पर साइड में भी नाम लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे? कोयना। अब ये तो हो गई सारी की सारी लेफ्ट की नदियां। अब राइट हैंड से जो नदियां मिलती हैं, तो राइट हैंड में कर्नाटक की साइड से दो नदियां मिलेगी। तो कर्नाटक की साइड में इससे जो नदियां मिलेंगी, में दो नदियां मिलती हैं जिनके नाम बड़े प्यारे हैं। एक का नाम है घाट प्रभा, एक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है घाट प्रभा, और एक नदी को कहा जाता है माल। यहाँ पर ये घाट प्रभा और माल प्रभा नाम की दो नदियां हमें देखने को मिल सकती है। और इससे जो सबसे बड़ी नदी मिलती है, तो महाराष्ट्र में जो कर्नाटक से तेलंगाना राज्य में जो सबसे बड़ी नदी मिलती है वो है आपकी तुंगभद्रा। जो नदियों, दो नदियों से मिलकर बनती है तुंग और भद्रा। ये तुंग और भद्रा दो नदियां हैं। एक नदी का नाम है तुंग, एक नदी का नाम होता भद्रा। एक नदी है तुंग, एक नदी का नाम है भद्रा। ये तुंग और भद्रा नदियां मिलकर ही तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती है, और इसके ऊपर ही एक तुंगभद्रा प्रोजेक्ट भी बना। तो ये कृष्णा नदी होगी, और कृष्णा नदी पर ही आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लगभग बॉर्डर पर चला जाता है, ये यहाँ बना सकते हैं। पर बना हुआ है नागा अर्जुन, नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध इसी नदी पर आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी कृष्णा नदी की कहानी हो गई। इसके बाद इस नदी पर कुछ शहर बने हुए, जैसे हैदराबाद मूसी नदी पर, कर्नूल कृष्णा नदी पर है, और विजयवाड़ा भी कृष्णा नदी पर मिल जाता। तो ये आप ऐड कर लेना, कोई ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेन इसके ऊपर अगर हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, तो अगर इस नदी के ऊपर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए कि इस नदी पर कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं, प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये प्रोजेक्ट लगभग बॉर्डर पर है। प्रोजेक्ट नागार्जुन सागर बांध है, दूसरा श्री सेलम प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर बने हुए हैं। वहां पर दो डैम बना सकते हैं। पहले डैम का नाम हो गया नागा अर्जुन, नागा अर्जुन बांध। यहाँ पर जो डैम बना हुआ है इसका नाम क्या है? श्री सेलम। दो डैम यहाँ पर याद रखेंगे, नागा अर्जुन सागर बांध एवं श्री सेलम बांध। इसके बाद यहाँ पर एक डैम मिलेगा अलमट्टी और एक मिलेगा जुराला। अलमट्टी और जुराला जो डैम है ये कर्नाटक में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कर्नाटक, तो कर्नाटक के अंदर मिलेगा यहाँ पर आपको अलमट्टी डैम। तो कर्नाटक के अंदर क्या मिलेगा आपको? अलमट्टी डैम। तो अलमट्टी डैम आपको इसी नदी पर कर्नाटक के अंदर मिल जाएगा। और जुराला जो डैम है ये आपको छोटा सा डैम है जो तेलंगाना की साइड में बना हुआ है, वो कहते हैं जुराला। ये कृष्णा नदी पर, ये ऊपर चेंज कर लेना, ये मैंने ऊपर स्लाइड चेंज नहीं की है। ये कृष्णा नदी लिखा हुआ है अभी तक, यहाँ तक सही है। तो गोदावरी की जगह आप ऊपर से चेंज नहीं हो पाया, तो आप गोदावरी की जगह इसको चेंज कर लेंगे। गोदावरी की जगह आपको यहाँ पर कृष्णा नदी ही लिखना है। ऊपर गलत लिखा हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, नहीं तो सर पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर आपको कृष्णा नदी ही याद है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? कृष्णा नदी चल रहा है। कहीं पर कुछ पुराना लिखा हुआ आ जाता उससे माता मत बनाया कर उससे। अब अगली नदी होगी, तो ये कृष्णा नदी की कहानी हो गई। एक लास्ट नदी है हमारी गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सबसे पहले अगर हम गोदावरी नदी के उद्गम की बात करें, उद्गम पॉइंट की बात करें,
गोदावरी नदी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ से? तो गोदावरी नदी का ओरिजिन आपको, सॉरी, कावेरी नदी की अगर हम बात करेंगे तो कावेरी नदी इस तरीके से आपको मिलेगी। तो ये नदी निकलकर कहाँ से लेगी? कर्नाटक से। तो कर्नाटक में कहाँ से निकल कर आएगी? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां मिलेंगी, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये नदी निकल कर आएगी और किस राज्य से निकलेगी? कर्नाटक राज्य से निकलकर। तो कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होगा। का जो मुहाना है वो आप देख रहे हैं कि कहाँ पर बनेगा? कि पहाड़ी के अंदर बनेगा। 760 किलोमीटर लगभग इसकी क्या है? लेंथ मिलती है हमें। तो 760 किलोमीटर लेंथ मिलेगी। डायरेक्शन हम जानते ही हैं। ड्रेनेज बेसिन में कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु राज्य आएंगे, क्योंकि इसका जो मुहाना है वो आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर मिलेगा और केरल जो राज्य है वो कर्नाटक के नीचे यहाँ पर केरल राज्य मिलेगा। तो कुछ नदियां आएंगी जो केरल राज्य से इसमें जाकर मिलेंगी। तो ये इसका ड्रेनेज बेसिन कंप्लीट होता है। रिटर्न, माउथ, लेंथ, ट्रांजेक्शन और ड्रेनेज। अब इसके बाद आती है इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो कावेरी नदी पर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती है? तो मैं चाहूँ तो यहीं पर लिख लेते हैं अपन। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उन ट्रिब्यूटरीज को यहीं पर आप लोग कंप्लीट कर लें। एक छोटा सा 2 मिनट का मैं काम है वो निपटा लूँ, आप जब तक इसको देखें। 2 मिनट में वापिस आ रहे हैं, ठीक है? जस्ट 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट का वेट करेंगे। 2 मिनट में हम लोग वापस जुड़ रहे हैं। वापस भाग नहीं जाना कहीं पर भी। 2 मिनट में हम लोग वापस। चलो वापिस आते हैं। तो इस नदी पर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हमें मिलेंगी? तो उन ट्रिब्यूटरीज को मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। कुछ ट्रिब्यूटरीज लिखी है, कुछ को हम यहाँ पर मैं बता ही दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर पूरे का पूरा ब्रह्मगिरी से इस नदी का उद्गम होगा। तो उसकी ट्रिब्यूटरीज को यहाँ पर हम अलग से मेंशन भी कर देंगे। और इस नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी में कहाँ से होता है? मैं शहर का नाम भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना। ये जो उद्गम है मैसूर के पास से, इस नदी का जो उद्गम है वो मैसूर के पास से होता है। और मैसूर के पास से याद रखना कि जब इस नदी का उद्गम होगा, इसी नदी पर आपका श्री रंगपट्टनम और शिव समुद्रम नाम के द्वीप होंगे। मतलब क्या है कि जब ये नदी अपने उद्गम सोर्स से आती है तो ये 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये क्या होती है? इस तरीके से 2-3 वितरताओं में डिवाइड हो जाती है, फिर जाकर ये मिल जाती है। इसी के बीच में क्या है, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स बन जाते हैं। इन्हीं आइलैंड्स को आपका, एक आइलैंड को कहा जाता है श्री रंगपट्टनम, एक आइलैंड मिलता है श्री रंगपट्टनम, एक आइलैंड मिलता है आपको शिव समुद्रम। श्री रंगपट्टनम और शिव समुद्रम, दो आइलैंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। श्री रंगपट्टनम और शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है। तो याद रखना, शिव समुद्रम एक शहर द्वीप भी है और शिव समुद्रम नाम से एक वाटरफॉल भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। इसके बाद इस नदी के हम खाने की, सॉरी, ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज में पहले हम लेफ्ट हैंड वाला लिखेंगे। इसमें अभी दिमाग मत लगाना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर कुछ नदियां आएंगी जो इस साइड से, इसमें जो पहली नदी मिलेगी वो हरंगी नदी मिलेगी। नदी कौन सी याद रखेंगे आपको? हरंगी नदी को याद रखेंगे। तो कर्नाटक में मिलने वाली पहली नदी, कावेरी से मिलने वाली लेफ्ट हैंड में कौन सी नदी आएगी? हरंगी नदी। और हरंगी नदी के बाद जो नदी मिलेगी उसको कहा जाता है हेमावती। यहाँ पर जो अगली नदी मिलेगी हेमावती, और हेमावती के बाद जो नदी मिलेगी वो है अर्कावती। तो यहाँ पर जो नदी मिलेगी वो आपको हेमावती
और हेमावती के बाद जो नदी मिलेगी उसको कहा जाता है अर्का नदी। इस तरीके से आपको ये तीन नदियां जो हैं ये आपको लेफ्ट से याद रखनी है, अरंगी, हेमावती और अर्का। इसमें कौन कौन सी लिखी हुई है देख लेते हैं। लेफ्ट में अमरावती लिखी हुई है, ये सब मिक्स करके लिख दिया थोड़ा सा। इसमें ये भावनी को हटा देंगे, कामनी को भी हटा देंगे और अमरावती को हटा देंगे। क्या हो गया इसमें आपको क्या करना है कि ये तो अमरावती लिखा रहने देना, ये लेफ्ट की जगह आप लोग यहाँ पर राइट हैंड, यहाँ पर क्या लिख लेना, राइट हैंड की नदियां, दाएं तट की नदियां। ठीक है, हाँ सही है। तो इसमें दाएं तट की नदियां लिखेंगे, लेफ्ट की जो राइट हैंड है वो हम यहाँ पर यूज, यहाँ पर हम राइट हैंड लिखेंगे। तो ये जो नदियां हैं अभी तक ये जो हमने पढ़ी है, मुझे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इसके अंदर, में क्या कर रहा हूँ। ये पहले यहाँ पर समझ लो कि ये सारी की सारी नदियां कौन सी हैं, लेफ्ट हैंड की नदियां हैं। तो सही तो लिख रहा था, ये सारी की सारी नदियां लेफ्ट हैंड की नदियां, जिसमें आप नाम लिखेंगे हरंगी का, सही चल रहा था, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, हरंगी, हिमावती, यहाँ पर नाम लिखेंगे तीसरा आप का, ये सब लेफ्ट से मिलेगी। सॉरी, हाँ यहाँ पर ये काट देना है लेफ्ट से, और ये लेफ्ट की जगह आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर राइट टर्म यूज करेंगे। लेफ्ट की जगह क्या लिख लेंगे, अब राइट से जो नदियां मिलेंगी उनको देखें। तो राइट से मिलने वाली जो नदी है, इस साइड से जो नदी मिलेगी वो आपको मिलेगी पहली नदी कामनी। पहली नदी कौन सी याद रखेंगे यहाँ पर, कामनी नदी। सबसे पहली नदी यहाँ पर याद रखेंगे कामनी। कामनी के बाद इससे जो नदी मिलेगी वो सुवर्णवती मिलेगी। एक नदी और याद रखेंगे जिसको क्या कहा जाता है, सुवर्णवती। एक सुवर्ण रेखा वो अलग है, ये सुवर्णवती करके मिलेगी। तो पहली नदी कौन सी मिलेगी, कामनी। कामनी के बाद कौन सी मिलेगी, सुवर्णवती। और सुवर्णवती के बाद मिलेगी आपको भावनी। कौन सी मिलेगी, भावनी। और भावनी के बाद जो मिलेगी नदी वो आपको मिलेगी, दो नदियां बस और याद रखना है। एक नदी आपको मिलेगी जिसको कहा जाता है नोयल, और नोयल के बाद एक नदी मिलेगी जिसको कहा जाता है अमरा। तो यहाँ पर जो अमरावती हो गई, भावनी हो गई, और हेमावती यहाँ पर नहीं आई है। अच्छा, हेमावती यहाँ से हटा दें, हेमावती लिख चुके। कामनी हो गई, बस नोयल इसमें लिख लेना, नई नदी, एक नोयल नदी इसमें ऐड। तो कुल मिला के अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है तो आपको इसको टारगेट कर लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी से, ये राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी से। तो ये कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियां पर याद रखना है। ठीक है, ये वाला हटा देंगे, ये सब हमने लिख लिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है द कावेरी रिवर मेक द सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इज नोन एज द शिव समुद्रम। तो इस नदी पर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात शिव समुद्र बना हुआ। पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपको कुचिकल वाटरफॉल मिलता है, और दूसरा जो वाटरफॉल है वो शिव समुद्र मिलेगा। और ये पॉइंट भी हटा देना, इनकी जरूरत नहीं। इसके बाद एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान आता है। तो इसकी शुरुआत गंगा एक्शन प्लान के सन 1985 में की गई थी। केवल डेट याद रख लेना, ये प्लान कब शुरू किया गया था, 1985 में गंगा एक्शन प्लान के तहत की गई थी। अब एक लास्ट में आपको सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, उसको एक बार आप लोग समझ लेंगे। ये एक लास्ट सिनॉप्सिस है हमारा, इसमें आपको सारी नदियां कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि कुछ छोटी छोटी नदियां हमने छोड़ दी हैं, उनको आप बना लेंगे। तो सबसे ऊपर आपको जो नदी प्रवाहित होती हुई मिलती है वो गंगा नदी का चित्र मिलेगा। और गंगा नदी से अलग होती है कौन सी नदी, हुगली। और हुगली से आकर मिल जाएगी कौन सी नदी, दामोदर। ठीक है, बाकी की वही सारी नदियां हैं। आप इनके एक बार नाम बताएंगे कि ये तीन नदियां कौन सी हैं, इस नदी का नाम क्या है, फिर यहाँ पर कौन सी नदी है, फिर इस जगह पर कौन सी नदी है, और इनके बीच में इस तरीके से। बस साउथ की नदियां मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट जो नदी मिलती है वो आपको कावेरी नदी, जैसे ये आपकी गोदावरी, यहाँ पर गोदावरी, गोदावरी के नीचे कृष्णा, कृष्णा के नीचे पेन्नार, पेन्नार के बाद जो नदी मिलती है वो कावेरी मिलती है। बस ये क्रम याद, जैसे मैं बता चुका था। उसके बाद एक नदी मिलती है बेकई,
और वेगे के बाद तमिलनाडु के अंदर नदी मिलती है ताम्रफणी। इस तरीके से आपका आज का जो रिवर सिस्टम का कॉन्सेप्ट था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ईस्ट फ्लोइंग रिवर को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम वेस्ट फ्लोइंग नदी को पढ़ेंगे जिसमें नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, गग्गर, साबरमती, भरतपुजा, पेरियार, पांबा, ठीक है, ये सारी जो नदियां हैं इन नदियों को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और कल की क्लास के लास्ट में ही हम ये कंप्लीट करेंगे कि कौन किसकी प्रायद्वीपीय तंत्र में और हिमालय तंत्र में डिफरेंसेस भी देख लेंगे एक बार, और पश्चिमी वाहिनी नदियां और पूर्वी वाहिनी नदियों में क्या डिफरेंस है उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।